तेरा मेरा प्यार चैप्टर 56। वैसे खैर मैं तुम्हें बता ही क्यों रहा हूँ, तुमने तो पहले ही उसे आज़ाद कर दिया है ना अपने बंधन से, दादाजी जाते हुए बोले और पीछे छोड़ गए एक गहरा सन्नाटा जिसकी गूंज अधीर के कानों में अभी भी थी। अधीर पूरा सुन्न पड़ गया था, वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। अधीर जैसे सपने में चला गया। वो सुन्न होकर कब घर से बाहर निकल गया उसे खुद पता नहीं चला। और यहाँ घर के अंदर अधीर के जाते ही सारे घर वालों की हंसी एक साथ छूट गई। पर दादी जी थोड़ा रुआसा मुंह बनाकर बोली, मुझे लग रहा है हम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं बेचारे के साथ। दादाजी बोले, चंद्रिका इस बार उस पर ज़रा भी दया नहीं दिखानी, जब देखो तब जो जी में आए वो करता है। ईशा के साथ भी उसने 2-3 बार ऐसे ही किया है। उसे कभी ना कभी लाइफ के बारे में सीरियस होना होगा, क्योंकि वो भले ही बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 होगा, रिश्तों के मामले में उसको फैसले लेने नहीं आते। कब वो दिल की बातें सुनना शुरू करेगा, हमें उसे सबक सिखाना है ताकि वो अपने लाइफ दिल खोल के जी सके, अपने रिश्ते का चुनाव खुद कर सके। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं, दादी जी बोली। मगर दादाजी भाई ज़रूर कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाएंगे, सिद्धार्थ हंसते हुए बोला। वो तो मुझे पता है, ये तो मुझे भी देखना है कि अधीर अब करता क्या है अपनी ज़िद पूरी करने के लिए। कुछ दिनों बाद तो हम दोनों की शादी करवा ही देंगे, तब तक एंजॉय, मज़े लो, दादाजी हंसते हुए बोले। और तभी सभी अपने अपने कमरे में चले गए और यहाँ अधीर घर के बाहर निकल कर कार में बैठ गया। कार में पहले से ही रॉकी बैठा हुआ था। फार्म हाउस पर ले चलो, अधीर ने कहा। गांव के बाहर थोड़ी दूरी पर शांति और सुकून से भरा हुआ अधीर का फार्म हाउस था। रॉकी, पता लगाओ, क्या ईशा की याददाश्त सच में चली गई है? अधीर ने थकान भरी आवाज़ में कहा। अधीर खुद जानता था उसकी फैमिली कितनी ड्रामेबाज है, इसलिए पहले वो कंफर्म करना चाहता था कि ये बात सही है। अब तक फार्म हाउस आ चुका था। अधीर उतरा और सीधा अपने कमरे में चला गया सोने। रॉकी ने नौकरों को पहले ही बता दिया था कि अधीर आने वाला है, इसलिए सफाई पहले से ही कर दी गई थी। अधीर कमरे में लेटे लेटे ईशा के बारे में ही सोच रहा था। दोनों के साथ में खुशी से बिताए हुए पल उसे याद आने लगे। सच में ईशा की याददाश्त चली गई होगी तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, अधीर खुद से ही बोला। तभी कमरे पर दस्तक हुई। सामने रॉकी खड़ा था। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रॉकी ने बड़े ही पोलाइटली पूछा। रॉकी के हाथ में कुछ पेपर्स थे। सर, डॉक्टर के कहने के मुताबिक सच में ईशा मैम को गहरा सदमा पहुँचा है, जिस वजह से वो पिछली सारी बातें भूल गई है। बस उन्हें इतना याद है कि उनकी खुशहाल फैमिली है जो उनके लिए उनकी पढ़ाई ख़त्म होने पर लड़का ढूंढने वाली है। मैम कुछ साल पीछे चली गई है, वह सब कुछ भूल गई है। उनकी फैमिली इस दुनिया में नहीं है, ये सब कुछ वो भूल गई है। सर, मैम सभी बातें भूल गई है, जाहिर है आपको भी भूल गई है, इसलिए जब आपको देखा तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही कुछ बोली। फ़िलहाल वो कुछ समझ नहीं पाती है। डॉक्टर ने कहा है उन्हें कुछ ज़्यादा गहरी बातें बताकर चोट न पहुंचाई जाए, उनका दिमाग गहरी इमोशनल बातें सह नहीं पाएगा। उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा खास डॉक्टर का कहना है। जब याददाश्त आनी है तब अपने आप वापस आएगी। ये सारी बातें बताते हुए रॉकी खुद मन में बोला, माँ कसम, क्या खतरनाक स्क्रिप्ट लिखी है दादी ने। ये सारे डायलॉग खुद हमारे सुपरस्टार दादी ने लिखे थे। इतनी सारी सीरियल जो देखी है भाई, किस दिन काम आएंगी। आज दादी का ये टैलेंट काम आ ही गया। क्या खतरनाक डायलॉग लिख कर दिए हैं। और यह याददाश्त याद दिलाने वाला डायलॉग तो खास ईशा ने खुद लिखवा कर दिया था रॉकी को, ताकि अधीर कुछ याद दिलाने की कोशिश न करे और ईशा की चोरी पकड़ी न जाए। ठीक है, तुम जा सकते हो, अधीर वो रिपोर्ट्स लेते हुए बोला। नकली रिपोर्ट्स मिनट में तैयार करवाना कौन सी बड़ी बात थी रुद्र प्रताप जी के लिए। अधीर ने उस पेपर्स की फ़ोटो लिए और अपनी फैमिली डॉक्टर को भेज दिए। जब अधीर बेचारा क्या जाने उसकी फील्डिंग सभी जगह से सेट करके रखी है। फैमिली डॉक्टर को भी पहले ही बताकर रखा था हमारे डियर दादाजी ने।
सामने से फैमिली डॉक्टर का वही रिप्लाई आया जो अभी रॉकी ने कहा था। अधीर का तो दिल ही बैठ गया था, बस खुद को ही कोसे जा रहा था। ऊपर जाकर क्या जवाब देगा वो आदि को, कैसे समझाएगा वो खुद को कि वह ईशा का ख्याल नहीं रख पाया। अधीर की आंखों के सामने ईशा का थोड़ी देर पहले का मासूम चेहरा घूम रहा था। अधीर रात भर करवटें बदलते रहा। ईशा के ख्याल में उसका मन खुद को खाए जा रहा था। और यहाँ अधीर के घर पर सभी दिवाली के साथ साथ अधीर और ईशा की शादी की तैयारियां कर रहे थे। काव्या ईशा को फ़ोटो दिखाते हुए बोली, भाभी ये लहंगा सही है ना? ये भैया के आउटफिट के साथ परफेक्ट मैच बैठता है, आपको कैसा लगा? ईशा ने भी हामी भरी। वो लहंगा वाकई खूबसूरत था। दोनों को ऐसे देखकर सीमा जी ने ईशा के गाल प्यार से खींचे और बोली, मेरी बच्ची, अगर हमें थोड़ी देर हो जाती तो तू गई होती। अच्छा हुआ जो हम टाइम पर पहुंच गए। बुरा मत मानना बेटी, मेरा बेटा खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, इसलिए तो वो नहीं समझ पाया कि उसके दिल में तुम हो और तुम्हारे दिल में भी वो है। उसे लगा उसने तुम्हें ज़बरदस्ती कैद करके रखा है रिश्ते में, इसलिए तुम्हें आज़ाद करना चाहा, मगर वो तुम दोनों के रिश्तों की और दिल की आवाज़ नहीं सुन सका। बस अब यही कोशिश है कि वो रिश्ते पहचानना सीख जाए। सीमा जी काव्या और ईशा दोनों की भलाइयाँ लेते हुए बोली। तभी दादी बोली, हाँ मगर मुझे मेरे पोते की चिंता हो रही है। बेचारे ने चिंता में खाना भी खाया होगा कि नहीं। रॉकी को कॉल करके देखो। तभी दादाजी का फ़ोन बजा। देखो, रॉकी का नाम लिया और फ़ोन आ गया। फ़ोन उठाकर स्पीकर पर डाला। हाँ बोलो रॉकी। बेटा क्या खबर है? ओवर। दादाजी दादी की दी हुई स्क्रिप्ट तो कमाल कर गई सर जी। अब टेंशन में बैठे हैं, उन्हें अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे ही बुरा लग रहा है जैसे सच सच बता दूं सर जी को। अरे नहीं गधे, ऐसा मत करना, तू भी अपने सर की पूछ है। कहीं दुम हिलाते हुए सब कुछ बता मत देना, मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दादाजी गुस्से में बोले। अरे नहीं दादाजी, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? ये सब सर की भलाई के लिए ही तो हो रहा है। कुछ नहीं बताऊँगा मैं। अच्छा ठीक है। तभी सीमा जी की आवाज़ आई, खाना खिला देना उसे। आप चिंता ना करें, मैं सर को खाना खिला दूंगा, रॉकी ने कहा। क्या होगा आगे, कब छूटेगा अधीर के सामने सबका भांडा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।